प्यारे बच्चों, गोल्ड ऑफ प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चंस का सलूशन कराया जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी फिजिक्स में हम 20 क्वेश्चंस का सलूशन करा चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। अब आज पार्ट 2 वाले वीडियो में हम 25 जो क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत किया होगा, जिसका आंसर आपका गलत हुआ होगा, उसका सलूशन आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट देना तो जरूरी है, लेकिन टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके गलत हुए हैं उसकी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज सेकेंड पार्ट का वीडियो आप देखिए और जो भी क्वेश्चन आपका दिक्कत हुआ है उससे सीखिए। तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो आज 21 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। और देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है ये जो 21 लिखा है का ये 21 है ना, लिखा गया है 21 ही, बट वो अपने आप थोड़ा सा 1 को अलग कर दिया है। तो ये बेटा देखिए परसेंटेज एरर का कितना अच्छा क्वेश्चन, इससे आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। x = a² b⁴ c³ ऐसा इससे देख लेते हैं टेस्ट पेपर से। a² b⁴ c³d³। अच्छा, a में एरर 1% है, b में एरर -2% है, c में 3% है और d में -2% है। और देखो कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जब ये वैल्यू रखोगे तो इसको 1% आप रख दोगे, और b में एरर आप -2 रख दोगे, c में 3% चलो रखोगे, लेकिन d में आप -4 रख दोगे। यही तो ध्यान देना है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि आप सीखिए जब परसेंटेज में बदलेंगे तो जो भी निगेटिव वैल्यू होता है उसको प्लस बना करके तब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जिससे मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकल के आता है। देखो कर भी रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है। तो आओ इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे x = a² b⁴ अपॉन c³ d³। सब में एरर दिया है और x में एरर पूछ रहा है। इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे, लॉग लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल्टा x अपॉन x × 100, ये 2 पावर बाहर आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा, और डेल्टा a अपॉन a × 100, यहाँ जो इंटू है ये प्लस बन जाएगा, 1/2 ये कोएफिशिएंट बन जाएगा। लॉग लेने के और पार्शियल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हाफ डेल्टा b अपॉन b × 100 अपॉन बेटा प्लस हो जाएगा, और जितना माइनस है उसको प्लस बनाने के चक्कर में ये हो जाएगा बेटा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। c³ में देखो 3 बन जाएगा कोएफिशिएंट, डेल्टा c अपॉन c × 100 प्लस 3 डेल्टा d अपॉन d × 100। और बस वैल्यू पुट कर देना है ना 2, और a में एरर दिया है 1%, यहाँ 1% रख देंगे, प्लस 1/2। b में एरर दिया है -2%, तो यही सीखना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे बेटा, माइनस को प्लस बना दो, मैक्सिमम परसेंट एरर निकालो, तो पॉजिटिव बना के तब लिखो 2%। 3 c में एरर दिया है बेटा 3% पुट कर दो, प्लस 3, और d में एरर दिया है -4%, तो -4 को क्या बना देंगे, पॉजिटिव, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2%, प्लस 2 से 2 कट गया 1%, प्लस 9% और प्लस 12%, तो आ गया बेटा 10 और 2 12, और 12 और 12 मिलके हो जाएगा 24% का मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा। तो इसमें यही नई बात हम लोग को सीखनी थी। और आंसर देखते हैं क्या दिया है, 24% को फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। यही नया बात हम लोग को सीखना था, है ना। एग्जाम में आगे नहीं ध्यान दोगे तो माइनस को माइनस रख दोगे, जबकि
जो भी नेगेटिव टर्म होते हैं उसको पॉजिटिव बना के ही परसेंटेज एरर के क्वेश्चन करने चाहिए, और उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखो P = a² b² अपॉन c × d, इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे, है ना, तो देखो ये भी एक तरीका है एग्जाम में सॉल्व करने का, टेस्ट में सॉल्व करने का। ΔP/P × 100, 2 बाहर लेते आओ, और a में सीधे परसेंटेज लिख दो 1%, प्लस ये 2 क्वेश्चन बन जाएगा, और b में परसेंटेज लिख दो 2%, अपान को प्लस बना दो, c × d है तो c में परसेंटेज एरर बेटा 3%, प्लस d में परसेंटेज एरर 4%। देखो सॉल्व हो गया, 2 प्लस ये आ गया 4 और प्लस 3 प्लस 4, है ना, तो ये आ गया 8 और प्लस 2 10 और 3 13% का परसेंटेज एरर है, और ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। किसी फॉर्मूले को लॉग लेकर के जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जो फॉर्मूले होते हैं वो लेस देन 10% के लिए वैलिड होते हैं, है ना। तो सारे वैल्यूज तुम देखो ना, लेस देन 10% है, 1% 10% से कम है, 2% 3% 4% सब 10% से क्या है, कम है। तो परसेंटेज एरर में इस टाइप के ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं जिसमें लेस देन 10% के ही वैल्यू दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, ये इसको अलग अलग 2 3 करके लिख दिया है इसमें। मोमेंटम P, एरिया A and टाइम T आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैज द डायमेंशन ऑफ फार्मूला। तो देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में लेंदी हो जाते हैं, जो अगर तरीके से नहीं सॉल्व करेगा टाइम वेस्ट कर देगा। तो ऐसे में भाई एक तरीका है कि भाई डेरिवेशन करो फॉर्मूले का, एक तरीका है कि पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन को फटाफट चेक करते जाओ। तो P मोमेंटम है, A एरिया है, T टाइम है, और हम लोग को डायमेंशन चाहिए किसका, एनर्जी का। देख रहे हो, एनर्जी का डायमेंशन चाहिए, तो तुम फटाफट वैल्यू रख के देख लो, पहले ऑप्शन को ही चेक करो, है ना। पहले ऑप्शन को पहले डायमेंशन रख दो बेटा P मोमेंटम का, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास और वेलोसिटी हो गया बेटा LT-1, है ना। इसके बाद से A क्या है, एरिया, एरिया का मतलब L²। अब L² जब करोगे तो L, देखो ये एरिया पावर 1/2 है, तो L² पावर 1/2 L हो जाएगा, इंटू क्या है T टाइम, T टाइम है तो हो गया T⁻⁻1। अब इसको तुम मिला दो तो ये आ गया बेटा M, है ना, L⁻2, और ये हो गया T⁻⁻2। और हम लोग को डायमेंशन किसका चाहिए, एनर्जी का। तो देखो पहला ही ऑप्शन किसका डायमेंशन आ गया, बताओ, एनर्जी का पहला ही डायमेंशन आ गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रखना, इसी मेथड से सॉल्व करना। ऑप्शन, पहले ऑप्शन को चेक करो, दूसरे ऑप्शन को चेक करो। आज तक जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं उसमें अगर आप प्रोसेस से करने लगोगे तो एग्जाम इतना प्रेशर आता है कि कहीं कहीं आप प्रोसेस से गलत कर दोगे। तो पहला ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करो, पहले दूसरे में से ही आंसर तुरंत मिल जाता है। देखो ना, पहले ऑप्शन में हम रखे मोमेंटम, एरिया और T⁻⁻1 रख दिया, एनर्जी का डायमेंशन हमको मिल गया, है ना, पहला ऑप्शन सही हो गया। कई स्टूडेंट इसमें बचे पड़े होंगे, कई स्टूडेंट टेस्ट में इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान तो दो, टेस्ट से यही तो फायदा हो रहा है, और सॉल्व भी कराया जा रहा है, क्वेश्चन मेथड बताया जा रहा है कि आपको कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। और नहीं आप ध्यान दोगे इस बात को तो कई स्टूडेंट्स आप पीछे हो जाओगे। आगे बढ़ना है, कंपटीशन बीट करना है, तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये सब आते हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, हाँ ये भी देखो 24 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी में ही दिया है क्वेश्चन, ओके, है ना, ये भी टेस्ट में आपके आया था। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल मोशन नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा इक्वेशन इसमें करेक्ट नहीं है डायमेंशनली। तो पहले ऑप्शन को आप चेक कीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड, ए भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो डायमेंशनलेस तो है ही है, देखो क्योंकि साइन थीटा है ना, तो 2πt अपॉन कैपिटल टी, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, देखो डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, यहाँ आ गया देखो L और A भी आ गया L, तो ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, हम लोग को नॉट करेक्ट ढूंढना है। बी ऑप्शन देखो, ये डिस्प्लेसमेंट बेटा L है, और A एम्पलीट्यूड ये भी L है, और ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, एंगल के स्थान पर है, लेकिन ये वेलोसिटी इनटू टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तो डायमेंशनलेस है नहीं, नॉट डायमेंशनलेस,
तो डायमेंशनली गलत हो गया। जो डायमेंशनली गलत हो गया वही हम लोग को ढूंढना है। देखो बी ऑप्शन सही है। यहाँ देखो ये y का डायमेंशन l है, a एम्पलीट्यूड डायमेंशन l है, t अपॉन t डायमेंशनलेस है। देखो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ देखो ये डायमेंशन l है, a√2 ये भी l है ना। और यहाँ देखो t अपॉन t डायमेंशनलेस है, t अपॉन t डायमेंशनलेस है। तो सीधा दिख रहा है कि ये यहाँ पे डायमेंशनलेस होना चाहिए b × t, और डायमेंशनलेस नहीं है क्योंकि sin थीटा होना चाहिए, थीटा डायमेंशनलेस होता है और ऐसा नहीं है, इसलिए यही नॉट करेक्ट है डायमेंशनली। एनसीईआरटी में तो देखना बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं बना के दिया है ना। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सही किए होंगे। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पर। P, Q, R are physical quantities having different dimensions. Which of the following combinations are never be meaningful quantity? ये देखो बेटा, P, Q, R have physical quantity have different dimension। ये खास बात है, देख लो different dimension। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कॉम्बिनेशन है जो मीनिंगफुल नहीं है डायमेंशन से? तो एकदम आसान बेटा, P, Q, R है ना। देखो P, Q, R have different dimension। तो हमने क्या बताया था कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो ऐसे कंडीशन में उनका डायमेंशन सेम होगा, तभी आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, है ना। तो यहाँ जब डिफरेंट डायमेंशन है तो आप देख रहे हो डिफरेंट डायमेंशन के केस में ये पहला ऑप्शन P माइनस Q, P में से Q माइनस हुआ है, तो डिफरेंट डायमेंशन कैसे माइनस हो सकता है? तो यही नेवर मीनिंगफुल है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि P माइनस Q हम कर रहे हैं, P और Q को माइनस कर रहे हैं आपस में, क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन का भी माइनस या प्लस हो ही नहीं सकता। तब कुछ लोग कहोगे यहाँ भी तो माइनस हुआ है, चलो माइनस हुआ है लेकिन सीखो क्या किया है, P और Q का मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर P और Q का मल्टीप्लाई अगर R के डायमेंशन के बराबर आ गया तो R माइनस R तो पॉसिबल है। यहाँ देखो P और R का मल्टीप्लाई कर दिया है, P और R का मल्टीप्लाई अगर Q स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर हो गया, पॉसिबिलिटी है कि बराबर हो गया, तो ये मीनिंगफुल है। और R इंटू P का डायमेंशन अगर Q के डायमेंशन के बराबर हो गया तो P और Q का क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या किया है, इंडिविजुअली P को Q के साथ माइनस कर दिया है। तो इंडिविजुअली डिफरेंट डायमेंशन P और Q कैसे माइनस हो सकते हैं, इसलिए यही नॉट मीनिंगफुल है। यह भी बेटा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल है। ओके, ये सब सीखोगे तब एग्जाम में आ गया तो आप सही से फर्स्ट आंसर दे दोगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following ratios express pressure? किसका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होगा? तो क्लास में भी देखो हमने बताया था कि प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, और साथ में एनर्जी डेंसिटी, ये सबका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो सीधे सीधे देखो मिल गया एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, अभी प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा। फोर्स में वॉल्यूम से डिवाइड करो, प्रेशर का डायमेंशन नहीं मिलेगा। टार्क में एरिया से डिवाइड करो, नहीं मिलेगा। एनर्जी में एरिया से डिवाइड करो, नहीं मिलेगा। लेकिन इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी में, एनर्जी में वॉल्यूम से बेटा आप डिवाइड कर लीजिए, सीधे सीधे प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 T-2, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। इस हिसाब से इसको मिला लो तो आ गया m L-1 T-2 सेम एज प्रेशर। देखो प्रेशर का डायमेंशन मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी भी कहा जाता है। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो दिख रहा था, सीधे ऑप्शन दिख रहा था। नहीं पता है तो तुम टार्क अपन एरिया का डायमेंशन निकाल के देख लो, एनर्जी अपन वॉल्यूम का जैसे ए और बी चेक करोगे बी ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा? हाँ, ये भी देखो और डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है और यह है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। A new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha kg। देख रहे हो, मास का यूनिट अल्फा केजी आपको रखना है न्यू सिस्टम में। लेंथ को बीटा मीटर रखना है और टाइम को गामा सेकंड रखना है। तो 5 जूल को न्यू सिस्टम में बदलना है, 5 जूल को न्यू सिस्टम में बदलना है। तो एनर्जी का नाम लिया है ना। तो आप एनर्जी का डायमेंशन देखो तो एनर्जी का डायमेंशन होता है बेटा ml2 T-2। तो m पावर a का वैल्यू यहाँ 1 हो गया
और l पावर v का वैल्यू बेटा 2 हो गया, और t पावर c का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया। अब पहले सिस्टम में जो वैल्यू है देखो 5 जूल है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका 5 हो गया। और सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें कि मास को अल्फा केजी रखना है, लेंथ को बीटा मीटर रखना है, और टाइम को गामा सेकंड रखना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। और वो फॉर्मूला होता है सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू ब्रैकेट में पहले सिस्टम का मास अपॉन सेकंड सिस्टम का मास पावर a, फर्स्ट सिस्टम का लेंथ अपॉन सेकंड सिस्टम का लेंथ पावर b, फर्स्ट सिस्टम का टाइम अपॉन सेकंड सिस्टम का टाइम पावर c। ओके, तो पहले सिस्टम में ये वैल्यू देखो दिया है, इक्वल है 5 दिया है, और ये जो वैल्यू दिया है पहले जूल में दिया है। जूल का मतलब क्या हो गया MKS, हाँ, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। तो पहले हो जाएगा बेटा 1 kg, क्योंकि MKS में दिया है, ये हो जाएगा 1 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 1 सेकेंड। अब बाद में मास क्या दिया है सोचो, अल्फा केजी दिया है, देखो ना क्वेश्चन में, बाद में न्यू सिस्टम में अल्फा केजी, लेंथ बीटा मीटर, टाइम गामा सेकंड, ये ऐसा फॉर्मूला है ना बेटा, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बाद में हो गया बीटा मीटर, बाद में हो गया ये गामा सेकंड, और एबीसी का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, और सी का वैल्यू क्या है -2 है। अरे देखो ना यहाँ पर, देखो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू ये ए है, ये बी है, ये सी है। बस इसको सॉल्व करें, आंसर आ गया। देखो 5, ये केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और सेकंड से सेकंड कट गया, और यहाँ से देखा जाए तो ये गामा ऊपर गया, तो गामा का स्क्वायर अपान नीचे हो गया अल्फा, और ये हो गया बीटा का स्क्वायर। ये सेकंड सिस्टम में वैल्यू देखो आ गया 5 गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इस पे भी पकड़ बनानी चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो 5 अल्फा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा स्क्वायर, ये भी आपसे मिल गया है ना। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन और मेथड सीख लीजिए। सेकंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फार्मूला है n1 n2 n1 m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 पावर b, t1 अपान t2 पावर c। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन आप तैयार बढ़िया से कर सकते हैं। इनका तैयार होगा, आराम से टेस्ट में इसको सॉल्व कर लिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, और देखो ये है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, एकदम सिंपल क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें कि रेजिस्टेंस R=V/I है ना, और वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पे देखो दिया है, करंट का वैल्यू यहाँ पर ये दिया है। अब पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू होगा, परसेंटेज एरर वोल्टेज में कितना होगा, परसेंटेज एरर करंट में कितना होगा, रेजिस्टेंस में कितने % का एरर होगा। तो आप ये देख रहे हो बेटा कि वोल्टेज 8 दिए हैं, करंट I दिए हैं, और इसमें रेजिस्टेंस, पहले ऑप्शन में रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या रेजिस्टेंस V/I नहीं होगा। तो V का वैल्यू है 8, V का वैल्यू देखो 8, और I का वैल्यू 4, इसका टू रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम आएगा, और यहाँ पे क्या दिया है बेटा 4 ओम दिया है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, देखो ना 4 ओम एरर, तो बात की बात है 4 ओम। इसके बाद से परसेंटेज एरर इन V, वोल्टेज में परसेंटेज एरर, तो वोल्टेज में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा V/V इंटू 100। अब डेल्टा V का वैल्यू आप देख रहे हो 0.8 अपान वोल्टेज का वैल्यू 8 इंटू 100। तो यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ गया, यहाँ 10 बच गया, ये कट गया 8 से 8, तो 10% का वोल्टेज में एरर है। और यहाँ दिए हैं देख लो 0.25% का दिए हैं, इसलिए भी गलत हो गया। इसके बाद से करंट में परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, तो करंट में परसेंटेज एरर 6% है, और यहाँ पे अगर निकालोगे तो करंट है 4 और डेल्टा I है 0.2। तो जब इसमें फाइंड करोगे करंट में परसेंटेज एरर बेटा, तो आ जाएगा डेल्टा I अपान I इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो दिया है 0.2 और 4, तो डेल्टा I का वैल्यू 0.2, I का वैल्यू 4 इंटू 100, ये आ गया कितना 25। तो 25 इंटू 2 ये आ गया
5% का करंट में एरर है और ये कितना दिया है 6%। तो ये भी गलत हो गया। और जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन। अब परसेंटेज एरर आर पूछ रहे हैं, आर में कितने परसेंट का एरर होगा, तो अगर नहीं भी सॉल्व करोगे तो देखो आंसर हो गया। तो एग्जाम आपको यही करना है कि 3 ऑप्शन जो शुरू में गलत मिल गया तो चौथा सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, चौथे को टिक लगाओ। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व करा देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या होता है? v अपान i। फिर इसको परसेंटेज में बदलोगे तो डेल्टा r अपान r इंटू 100 v अपान i, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा v अपान v इंटू 100 और प्लस i का मतलब डेल्टा i अपान i इंटू 100, है ना। अब थोड़ा इसका वैल्यू हम टेस्ट पेपर से देख ले रहे हैं, बार बार पेज पलटना पड़ेगा। तो ये दिया है बेटा 0.8 अपान 8 इंटू 100, डेल्टा i का वैल्यू 0.2 अपान 4 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 10%। अब प्लस 5 इक्वल टू 15% का रेजिस्टेंस में एरर है। तो मिल गया ना आंसर? आंसर मिल गया, देखो, है ना। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया बेटा? इतने ग्राम, ये मास दिए हुए हैं, उसके बाद से वॉल्यूम दिए हुए हैं, डेंसिटी पूछ रहे हैं अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लगा दो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 5.74, वॉल्यूम है 1.2। इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने का आएगा बेटा 4.783, ये आएगा 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अब आंसर कौन सा है? तो इसमें देखो डिवीजन का रूल चलेगा। किसका? डिवीजन का। मास अपॉन वॉल्यूम में डिवीजन का क्या होता है? फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाता है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम लोग का आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए और सारे ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको राउंड ऑफ कर लो बेटा, लगभग वैल्यू लिख लो, राउंड ऑफ। जब राउंड ऑफ करोगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करो। 3 5 से कम है, ये हटेगा तो 8 8 बना रहेगा। लेकिन 8 5 से ज्यादा है, ये जब हटेगा तो ये 7 को 8 बना देगा। ये आ जाएगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग का आंसर देखो मिल गया 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाय चांस इसमें ऐसा ऑप्शन होता चारों में जिसमें एक बस ऐसा ऑप्शन होता जिसमें कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते तो हम डायरेक्ट टिक लगा देते। लेकिन इसमें जितने ऑप्शन है सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए हमने डिवाइड करके इसका राउंड ऑफ कर लिया। देखो 4.8 बस यही दिख रहा है ऑप्शन। ठीक बेटा, कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आप लोगों को सीखने हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जो आया था, ये भी बेटा देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है ना। टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर T। देखो T1 का वैल्यू दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। T2 is equal to 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेंपरेचर डिफरेंस विद एरर। टेंपरेचर डिफरेंस विद एरर पूछ रहे हैं, तो बिना पेन के आप सॉल्व करो। देखो 50 में से 20 माइनस कर दो 30, तो 30 यहाँ 2 है और उसके बाद से डिफरेंस है तो इनका एरर जुड़ जाएगा। इसमें है 0.5 डिग्री सेल्सियस का, इसमें 0.5 मिलकर क्या हो गया 1। सीधे आंसर देखो मिल गया 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। कुछ स्टूडेंट इस पर टिक लगा दिए होंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, मतलब टेम्परेचर को भी माइनस किया और एरर भी माइनस कर दिया। अरे एरर माइनस नहीं होता, एरर हमेशा जुड़ता है। देखो बेटा ये आंसर सही है, यानी जो टेम्परेचर आएगा डिफरेंस में 50 में से 20 माइनस कर दें तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इसका जो एरर है इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों जुड़ करके 0.5 मिलके 1 डिग्री सेल्सियस का एरर आएगा दोनों टेम्परेचर डिफरेंस। एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। अब मिस्टेक आप क्या करोगे, इस पर टिक लगाओगे, मतलब टेम्परेचर भी माइनस किया साथ में एरर भी माइनस कर दिया। ऐसा नहीं होगा, एरर जुड़ेगा तो 0.5 मिलके क्या हो जाएगा 1। यानी ऐसे क्वेश्चन में तुमको पेन में नहीं चलाना था, सीधा आंसर दिख रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, the quantities A and B are related by the relation m is equal to a upon b, है ना। m is equal to देखो दिए हैं a ऑब्लिक b यानी a upon b, where m is the linear density and a is the force, the dimension of b, b का डायमेंशन पूछ रहे हैं। तो देखो b का डायमेंशन इज इक्वल टू a upon m, ए फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन ml t-2। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अटके होंगे, m इज लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी ये नहीं समझ पाता है स्टूडेंट कि लीनियर डेंसिटी क्या होता है। लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास, लीनियर यानी लेंथ, मास में लेंथ से डिवाइड कर दो, मास में लेंथ से डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा m, और लेंथ से डिवाइड होगा तो m⁻⁻1, मास से मास कट गया और ये चला गया न्यूमरेटर में तो आ गया L² और ये आ जाएगा t⁻²। अब L² t⁻² किसका डायमेंशन है भाई, तो ये तो वर्क का डायमेंशन तो है नहीं, नन ऑफ दिस, चलो बाद में देख लेंगे। प्रेशर का भी डायमेंशन नहीं है ना, देखो प्रेशर का भी डायमेंशन नहीं है, तो अगर ये नन ऑफ दिस नहीं होता तो हम इसको चेक नहीं करते, सीधे टिक लगा देते। लेकिन अगर लेटेंट हीट को चेक करना है तो आप देख लेते हैं। तो लेटेंट हीट के लिए हीट एनर्जी Q बराबर होता है मास इनटू लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपान हो जाएगा मास, और हीट एनर्जी होता है बेटा एनर्जी m⁻²⁻² अपान मास, मास से मास कट गया और dr किसका डायमेंशन आ गया, देखो लेटेंट हीट L2T-2, L2T-2 इज द लेटेंट हीट। तो अब ये छोटे क्वेश्चन एकदम है, लेकिन छोटे क्वेश्चन भी खतरनाक हो जाते हैं। जिसको लीनियर डेंसिटी नहीं पता होगा वो डायमेंशन नहीं रख पाएगा यहाँ पर, है ना, b का डायमेंशन ही नहीं रख पाएगा, है ना। तो ये क्या है, b इज ये m इज लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। जब हम लोग वेव मोशन साउंड में बेटा स्टेटिस्टिक पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक में तो बार बार आता है, जब स्टेटिस्टिक फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ म्यू यूज करते हैं यम अपान एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा 32, P is equal to RT upon V minus B e power minus alpha V upon RT, the dimension found of alpha। देख रहे हो, अल्फा का डायमेंशन ये पूछ रहे हैं, है ना, और V यहाँ पर वॉल्यूम है ना, B कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, P प्रेशर है। तो अल्फा का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, आराम से आप इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अगर अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना, अल्फा V अपान गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर T, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि R क्या है, T क्या है, तो इतना बेटा कॉमन सेंस होना चाहिए कि कैपिटल R के साथ अगर T है तो T टेम्परेचर होता है, R गैस कांस्टेंट होता है, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण। तो यहाँ से हम अल्फा का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर अपॉन वॉल्यूम। बोलो, अब इतने का डायमेंशन चाहिए तो तुम बताओ आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते नहीं हो, PV इज इक्वल टू क्या, RT। तो यहाँ पर देखो हम लोग को किसका डायमेंशन चाहिए, RT अपॉन V। तो बताओ RT अपॉन V इक्वल टू क्या, प्रेशर नहीं आ गया, है ना। तो अगर इक्वेशंस आपको याद है तो आंसर देखते हैं। तो RT अपॉन V का डायमेंशन यानी अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू क्या दिख रहा है, देखो RT अपॉन V का डायमेंशन इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन। ये क्या है, देखो प्रेशर। तो 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT होता है, 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है। तो यही से हम लोग को समझ में आ गया, है ना, RT अपॉन V इक्वल टू प्रेशर, ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटा 33। 33 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इन द इक्वेशन 1 अपॉन P into beta is equal to y upon Kb, Boltzmann constant temperature, where P is the pressure, y is the distance, Kb is Boltzmann constant, T is the temperature, dimension of beta, है ना। बीटा का डायमेंशन ये पूछ रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये
जो संभल के किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। 32 नंबर क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। 33 है ये 33। तो इक्वेशन में दिया है बेटा 1/p इंटू बीटा इज इक्वल टू y अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb इंटू टेम्परेचर। तो बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है, तो बीटा को इधर लेते आओ, है ना। तो देखो बीटा का डायमेंशन, ये बीटा इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, है ना, अपान ये बीटा इधर चला आया, प्रेशर यहीं रह गया और डिस्प्लेसमेंट y इसे आकर के डिवाइड हो गया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको इंटरचेंज करने, इधर उधर करने में ही गलत कर देंगे। तो हमने क्या किया, देखो बीटा इधर लेते आया, ये इधर चला गया, अब प्रेशर से डिवाइड है ही है, y इधर आकर के डिवाइड हो गया। तो एग्जाम में यही मिस्टेक हो जाएगा, बीटा का वैल्यू निकालने में ही मिस्टेक हो जाएगा, डायमेंशन बड़ी दूर की बात है। अब फटाफट वैल्यू रख दो बेटा। अब देखो क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, P क्या है बेटा, प्रेशर लिखा है कि नहीं, P इज प्रेशर। तो अगर यहां से देखें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन टेंपरेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी अपॉन टेंपरेचर। तो एनर्जी होगा mL2 T-2 और अपॉन टेंपरेचर, टेंपरेचर ऊपर जाके θ-1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे T टेंपरेचर है तो ये हो जाएगा बेटा थीटा। टेंपरेचर के डायमेंशन को थीटा से इंडिकेट करते हैं, अपॉन P है प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन लिख दो और प्रेशर का डायमेंशन यहाँ पे आप निकाल सकते हो। फोर्स अपॉन क्या, एरिया, तो फोर्स हो जाता है बेटा ml T-2 अपॉन एरिया क्या हो गया L स्क्वायर। तो देखो ml-1 T-2, ml-1 T-2 और y है डिस्प्लेसमेंट। तो इससे ये पूरा ये कट गया इनवर्स होने के कारण, और यहाँ से देखो T-2 से T-2 कट गया, एक L से एक L कट गया, मास से मास कट गया, है ना। और आंसर देखा जाए तो ये ऊपर गया तो -1 उसके साथ जोड़ करके L स्क्वायर इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई आंसर मिला कि नहीं, आओ देखते हैं। ओ डियर देखो दिख रहा है, देखो ना, इसका डायमेंशन L स्क्वायर का डायमेंशन है, क्योंकि T0 है M0 है, B आप समझ गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जरा से घबराना नहीं है, बहुत ही धैर्य रख करके आपको क्वेश्चन करना है। धैर्य रख के करेंगे तो आप सॉल्व कर देंगे, नहीं धैर्य रखेंगे तो यहीं पे घबरा देंगे। बीटा का वैल्यू निकालने में, इधर उधर करने में ही कुछ उल्टा कर दोगे, अंत में सॉल्व भी नहीं हो पाएगा और टाइम भी वेस्ट होगा। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, ठीक ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आपका तैयार रहना चाहिए, फाइंड करना आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, phi इज इक्वल टू EA cos थीटा। तो जब फ्लक्स का आप डायमेंशन देखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi, जिसका यूनिट होता है बेटा वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबका यूनिट वेबर होता है। तो cos थीटा आप छोड़ दो, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशनलेस है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन रखना है, तो इसके लिए आप F इज इक्वल टू QE अप्लाई कर लो, है ना। तो F इज इक्वल टू QE, तो यहाँ से Q चार्ज है, तो E का डायमेंशन बेटा फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा। तो E का डायमेंशन फोर्स इनटू एरिया अपॉन चार्ज, और यहाँ से फोर्स का डायमेंशन ml T-2, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, और चार्ज Q बराबर होता है I इंटू T। तो I के टर्म में देखो आंसर दिया है, तो I लिख दो, I इंटू T लिख दो, इसको सॉल्व कर लो, बेटा आंसर मिल गया कितना, m L पावर 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे और T ऊपर चला जाएगा। तो पहले I को चलो लिख लो, जो कि ऑप्शन में पहले I पहले दिख रहा है, और ये ऊपर चला गया तो T पर क्या हो गया, -3 हो गया। तो आंसर आ गया mL³ I पर -1 T पर -3, mL³ I पर -1 T पर -3, ये ऑप्शन मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालते समय आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यहीं E में आके अटकोगे। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना चाहिए, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको लगने वाला फोर्स QE होता है, तो QE के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यही तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 35। रिनॉल्ड नंबर, बहुत सही है ना। रिनॉल्ड नंबर आपको याद रहना चाहिए जब फ्लो ऑफ लिक्विड आप पढ़ते हो ना, फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी है ना, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम, आइडियल लिक्विड, विस्कस लिक्विड है ना, तो वहां रिनॉल्ड नंबर पढ़ा जाता है। और रिनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो रिनॉल्ड नंबर आप याद रखिए, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है और वो दिख रहा है, देखो डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो रिनॉल्ड नंबर इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। एक बार भी सुने हो इसका टिक लगा के बस आपको आगे बढ़ना है। हम लोग आगे 36 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। If the absolute error in two physical quantities A and B, है ना, A में एरर डेल्टा A, एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A का है, B में एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा B, ये B का है। तो पूछ रहे हैं A माइनस B में कितने का एरर होगा। तो हम कई क्वेश्चन ऐसा करा चुके हैं, देख लो, दो क्वांटिटी अगर आपस में माइनस हुए हैं तो इनका एब्सोल्यूट एरर आपस में जुड़ जाएगा, माइनस नहीं होगा, यानी इसका एब्सोल्यूट जो एरर होगा ये हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B, और ये वैल्यू A दिया है और ये वैल्यू B दिया है, तो आंसर आ गया कितना, A प्लस B। सीधा सीधा आंसर देखो, सी हम लोग आंसर मिल गया, A प्लस B। तो दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो उनका एब्सोल्यूट एरर डायरेक्ट सम होता है। तो कैपिटल A में एब्सोल्यूट एरर स्मॉल a दिए हैं, कैपिटल B में एब्सोल्यूट एरर स्मॉल b दिए हैं, तो आंख बंद करके दोनों का प्लस कर देना था, आंसर आ जाएगा A प्लस B। कुछ बच्चे तो A माइनस B पे टिक लगाए होंगे। याद रखो बेटा, दो या दो से अधिक दो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हुए हैं तो उनके एरर भी जुड़ जाते हैं, माइनस नहीं होते हैं, एरर जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, सबको सॉल्व करना चाहिए था। द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड पावर n एंड एवरेज वेलोसिटी पावर m। तो m और n में रिलेशन बताना है, तो एक इक्वेशन बेटा आपको बनाना पड़ेगा इसमें, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, है ना। तो आओ नेक्स्ट केस पे करते हैं, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना, ये इक्वल है या प्रोपोर्शनल है प्रेशर डिफरेंस, क्या दिया है देखो, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड पावर n एवरेज वेलोसिटी पावर m। तो ये हो गया प्रेशर पावर n और एवरेज वेलोसिटी पावर m। तो दोनों तरफ का डायमेंशन लिख लो, इधर डायमेंशन हो जाएगा बेटा मास का, है ना, और एरिया में एल स्क्वायर न्यूमरेटर में जाकर एल पर -2 हो जाएगा, और ये टी पावर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ml-1 टी पावर -2 पावर n इंटू वेलोसिटी का डायमेंशन lt पावर -n पावर m। अब यहां से अगर देखें तो यह आ गया m l पावर -2 t पावर -1 इज इक्वल टू m एक जगह है तो m पावर n आ गया, l यहां पर भी है यहां पर भी है, तो l पावर -n और प्लस क्या हो गया बेटा m इंटू टी पावर -2n और -n। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर दो, तो n इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पे बेटा 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से -n प्लस m इज इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर क्या -2। तो यहीं से समझ में आ गया, अगर यहाँ से अगर n का वैल्यू हम लोग रख दें 1 तो -1 प्लस m इज इक्वल टू ये आ गया -2, तो m इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 है और m इज इक्वल टू -1 है, यानी m और n दोनों इक्वल हैं विद माइनस साइन, ठीक है। तो आंसर आ गया m इज इक्वल टू -n। ये सब क्वेश्चन छोड़ने नहीं थे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, यहाँ पे 4 होगा। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बेटा देखो 38 नंबर,
ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है ना, ये असर्शन दिया है और उसका ये क्या है बेटा, रीजन है। तो जो एग्जाम हो रहा है उसमें सभी सब्जेक्ट मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजन के आते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, जिसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज असर्शन रीजन आर। तो असर्शन ए है, रीजन आर है। तो इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी आप पढ़े हैं, न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तो असर्शन रीजन कुछ अलग नहीं होता है ना, बल्कि और आसान होता है। इसको बस थोड़ा सा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड टाइम हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देख रहे हो, तो तुम निकाल के देखो, ये कह रहा है प्रेशर और टाइम का प्रोडक्ट विस्कोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा। तो ईटा का डायमेंशन होता है बेटा ml-1 t-1, है ना। जो बच्चा अच्छी तरह तैयारी करता है ईटा का डायमेंशन उनको पता रहता है। तो ये प्रेशर और टाइम का असर्शन ए में क्या कह रहा है, देखो असर्शन ए में कह रहा है कि प्रेशर और टाइम का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन के बराबर आ जाएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2 इंटू टाइम t। ओ डियर, यहाँ दिख रहा है, देख लो ml-1, इसका मल्टीप्लाई करो तो t⁻⁻1 बच गया, दैट इज इट इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का डायमेंशन। इसका मतलब जो असर्शन ए है वो सही है। अब और रीजन की बात करते हैं, है ना। जो रीजन दिया है ये तो क्लियर हो गया कि असर्शन इसका सही है। तो इसमें कहीं लिखा है बेटा बोथ ए एंड ए आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स। देखो असर्शन फॉल्स कहा है, गलत कर दिया। ए ट्रू है, इसके बारे में कुछ सही है और इसको हम आगे चेक करते हैं रीजन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका भी देखो नॉलेज होना चाहिए। जो विस्कस फोर्स होता है बेटा, है ना, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू जो लिक्विड का लेयर होता है एरिया इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, है ना, इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। यही वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ईटा का डायमेंशन देखें, ईटा का यूनिट देखें तो फोर्स अपान एरिया और अपान क्या आ गया बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। तो फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये क्या दिया है आप देखते हैं, यहाँ देखो केवल दे दिया है फोर्स अपान वेलोसिटी ग्रेडियंट, बल्कि पर यूनिट एरिया यहाँ पे एरिया भी आना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट पर यूनिट एरिया होना चाहिए। यहां से आप देखिए, देखो फोर्स और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और एरिया यहाँ पे वो छोड़ दिया है। इसका मतलब जो रीजन है वो बेटा रॉन्ग है। देखो यहाँ पर एरिया नहीं लिखे हैं ये, तो रीजन इसका गलत है, असर्शन इसका सही है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखो ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इसमें सही है। तो असर्शन रीजन अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दें, बस यह है कि अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूले का आइडिया नहीं है वो अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो हर प्रकार का फॉर्मूला उनके सामने से गुजरता है तो वो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। x = 5y/z²। इसमें किसका डायमेंशन पूछ रहे हैं, y का। अब इसमें जो y का डायमेंशन निकालना है तो x देखो क्या है, x इज कैपेसिटेंस एंड z इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड है तो y का डायमेंशन हम लोग को फाइंड करना है ना। तो ये हो गया बेटा x का डायमेंशन इज इक्वल टू 5y × z²। तो यहाँ से हम लोग को y का डायमेंशन चाहिए, तो y का डायमेंशन इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा x अपॉन z²। ओके, तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू x अपॉन z², बट x को कह रहा है कैपेसिटेंस और z को कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी v का स्क्वायर। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकालोगे, तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालने के लिए q इक्वल टू बेटा cv होता है, तो c इक्वल टू q अपॉन वोल्टेज हो जाएगा, और c इक्वल टू चार्ज q अपॉन वोल्टेज बेटा वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज ऊपर चला गया तो q² अपॉन w आ गया। तो c का डायमेंशन हम लिख दें चार्ज का स्क्वायर अपॉन
वर्क डन। यहाँ से हम आराम से वर्क डन का डायमेंशन लिख लेंगे, चार्ज का डायमेंशन लिख लेंगे, और साथ में यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन यहाँ से लिख सकते हो F बराबर IBL sin थीटा। देख रहे हो IBL sin थीटा छोड़ दो तो B इज इक्वल टू आ गया F अपान IL, B इज इक्वल टू F अपान IL। तो B स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा बेटा F स्क्वायर अपान I स्क्वायर L स्क्वायर, ये न्यूमरेटर चला जाएगा और यह आ जाएगा I स्क्वायर L स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बेटा मिल सकता है, आपको ध्यान देना है। अब बताओ Q इक्वल टू I इंटू टी, तो जब I का स्क्वायर करोगे तो यहाँ I पावर 4 हो जाएगा, पहले से I स्क्वायर है, I इंटू टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, साथ में ये बेटा L स्क्वायर यहाँ पर है ना, वर्क डन, और यहाँ आ गया फोर्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख लें I पावर 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, वर्क डन ml2 टी पावर माइनस 2, फोर्स इज ml टी पावर माइनस 2, स्क्वायर करते जाओ m स्क्वायर L स्क्वायर टी पावर माइनस 2 यानी टी पावर माइनस 4। इसी को सॉल्व कर लो तो यहाँ से हम लोग y का डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ना, तो m चला गया m पावर 3, न्यूमरेटर में जाकर के m पावर माइनस 3 हो जाएगा, m पावर माइनस 3 है ना, ये दोनों मिल करके, और यहाँ से केवल L बचा, ये सब L कट गया है तो L पावर माइनस 2, साथ में I केवल एक जगह है तो I पावर 4, और T यहाँ पर देखें तो T ये आकर के यहाँ पर T पावर 4 हो जाएगा, और ये जाकर के T पावर 8 हो जाएगा, है। थोड़ा सा संभल कर अगर सॉल्व करो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, है ना। m पावर माइनस 3, L पावर माइनस 2, I एम्पियर पावर 4, T पावर 8, ऐसा कोई आंसर दिया है कि नहीं? m पावर माइनस 3, L पावर माइनस 2, T पावर 8, एम्पियर पावर 4, बी ऑप्शन बेटा मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा संभल के आंसर आपको देना था, जरूर सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखें बेटा, आसान क्वेश्चन है ये 40 नंबर क्वेश्चन। द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा। ओ स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इसमें अगर देखें तो सरफेस एरिया में जो एरर होगा, रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा S अपान S, देखो ये रिलेटिव एरर हो गया, इज इक्वल टू 2 डेल्टा R अपान R, और यही वैल्यू दिए हुए हैं अल्फा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू 2 डेल्टा R अपान R। तो इससे ये फायदा हुआ कि रेडियस में रिलेटिव एरर आ गया, डेल्टा R अपान R इज इक्वल टू अल्फा अपान 2। अब हम लोग क्या करें भाई, स्फीयर का वॉल्यूम का नाम लिया है तो वॉल्यूम का स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम में ये पूछ रहे हैं कि कितने का परसेंटेज एरर, मतलब कितने का रिलेटिव एरर होगा, तो डेल्टा v अपान v, ये कांस्टेंट टर्म छोड़ दो बेटा, तो आ जाएगा 3 डेल्टा r अपान r इक्वल टू 3, और डेल्टा r अपान r देखो यहाँ से डेल्टा अपान r इक्वल टू अल्फा अपान क्या हो जाएगा 2, दैट इज अल्फा अपान 2 इक्वल टू आंसर आ गया 3 अल्फा अपान 2। ये हो गया वॉल्यूम में रिलेटिव एरर 3/2 अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर दिए हैं, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर पूछ रहे हैं, तो यहाँ से क्या किया, रेडियस से रिलेटिव एरर निकाल लिया और वॉल्यूम आ रहे में रिलेटिव एरर में यहाँ रख दिए, अल्फा/2 और 3 पहले से है, 3 अल्फा/2 आंसर आ गया, ये 3/2 अल्फा ही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये 41 नंबर है, ये लिखा गया था 41, ये अलग अलग कर दे रहा है, पता नहीं कैसे 41 अपने आप ही अलग अलग हो जा रहा है। Which are the following is not dimensionless quantity? बहुत सही, पावर फैक्टर बेटा एसी सर्किट में पढ़ते हो, cos phi is equal to रेजिस्टेंस अपॉन इंपीडेंस, रेजिस्टेंस भी ओम होता है, इंपीडेंस भी ओम होता है, तो छोटे बाबा अपॉन बड़े बाबा क्या होगा बेटा, डायमेंशनलेस।
तो पावर फैक्टर डायमेंशनलेस है। क्वालिटी फैक्टर बेटा एसी सर्किट में पढ़ते हो, क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू फैक्टर, है ना, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये भी डायमेंशनलेस होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट बेटा डायमेंशनलेस नहीं है, इसका अपना एक डायमेंशन बनेगा एमएलटी और टी में, ये नहीं होगा बट एमएलटी में डायमेंशन बनेगा इसका, डायमेंशनलेस नहीं है। लेकिन जब रिलेटिव नाम ले लेगा, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यही एक परमिटिविटी जो है ये डायमेंशनलेस नहीं है, बाकी सब पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी सब डायमेंशनलेस है। क्वालिटी फैक्टर हम लोग इसी सर्किट में पढ़ते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंस कर्व का बैंडविड्थ से डिवाइड कर दो तो क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन में था बेटा, इसको आपको सही करना था। अब जो लोग क्वालिटी फैक्टर नहीं सुने होंगे, पावर फैक्टर नहीं सुने होंगे, वो वहां बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सिंपल क्वेश्चन बट आप गलत कर सकते हैं इसको। 42 नंबर क्वेश्चन, इफ 400 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज मेड बाय एडिंग 400 ओम रेजिस्टेंस ऑफ टॉलरेंस 5%, यानी एक जो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, इसमें टॉलरेंस यानी परसेंटेज एरर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 ये दिया है कितने परसेंट, 5%। अब कहा है ऐसे ऐसे 100 ओम के 4 रेजिस्टेंस अगर जोड़ दिया जाए तो 400 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो 400 ओम रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए ऐसे ऐसे 4 रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ो, तो जो नेट रेजिस्टेंस अब आएगा बेटा, नेट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा सीरीज में 4R। अब कहा है नेट रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर बताओ, कई स्टूडेंट गलत किए होंगे, वो आर में परसेंटेज एरर 5% दिया है, अब 4 से मल्टीप्लाई करके 20% में टिक लगा दिए होंगे, तुरंत गलत हो गया होगा। बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, जब इसको आप परसेंटेज में बदलोगे डेल्टा आर नेट अपॉन आर नेट इंटू 100, तो बेटा ये R4 छूट जाएगा, क्योंकि जब इसका आप log लोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, log 4 अलग हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, केवल बचेगा डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, और डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 यहाँ पे ऑलरेडी 5% एरर टॉलरेंस दिया है, तो टोटल रेजिस्टेंस में भी 5% का ही एरर होगा, बी ऑप्शन सही है। एक झटके में क्वेश्चन एग्जाम आप गलत कर सकते हैं, 5% में 4 से मल्टीप्लाई करके 20% लिख दोगे, पहला ऑप्शन 20% मिल जाएगा, 1% हो जाएगा, तुरंत आंसर गलत होगा। तो जितने परसेंट एक रेजिस्टेंस में एरर होगा उतना ही परसेंट का टोटल रेजिस्टेंस में एरर होगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही। यह है क्वेश्चन नंबर 43, द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, फ्री स्पेस का डायमेंशन पूछ रहा है, 108 का डायमेंशन। 108 का डायमेंशन मैक्सिमम स्टूडेंट को याद भी रहता है, नहीं याद है तो इसको निकाल लेना चाहिए, है ना। तो इसके लिए 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग आराम से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो आ गया चार्ज का स्क्वायर अपॉन FR स्क्वायर, 4 पाई छोड़ दो, तो यहाँ से हो गया बेटा Q स्क्वायर यानी I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन ml T-2 और साथ में R स्क्वायर डिस्टेंस है, तो ये L स्क्वायर हो गया, इसको एक में मिला लो, ये आ गया बेटा m पावर -1 L क्यूब, ऊपर जाके L पावर -3 हो जाएगा, T पावर बेटा 4 हो जाएगा, और I का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। इस तरह से आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो दिख रहा है m पावर -1 L पावर -3 T पावर 4 एम्पियर, एम्पियर यानी I का स्क्वायर, ए ऑप्शन सही है। ये खूब आता है एग्जाम में, ना याद आवे तो ये कूलॉम्स लॉ से आप इसका डायमेंशन निकाल लिया कीजिए। कौन सा लॉ बेटा, कूलॉम्स लॉ। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q चार्ज है, R डिस्टेंस है, या फोर्स है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस या वैक्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 44 नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ इतने सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसका एरिया बेटा दिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऐसे ऐसे 7 स्क्वायर का एरिया बताना है ना, टोटल एरिया 7 स्क्वायर का बताना है। तो 7 में एक स्क्वायर के एरिया से बेटा मल्टीप्लाई कर देना है ना, और एक का एरिया दिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे, कोई आंसर तो दिख रहा है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा दो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। अब यहाँ गलती आप करोगे क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखे हो कि फाइनल आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना चाहिए, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं देखेंगे क्योंकि 7 कोई मेजरमेंट नहीं है। एक स्क्वायर का एरिया दिया है, ऐसे ऐसे 7 स्क्वायर का एरिया बताना, तो 7 बस एक डिजिट है, कोई मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग बस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसमें देखिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यही एक ऐसा है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर दिख रहा है, सीधे टिक लगाओ, आगे बढ़ो। एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको एग्जाम में सीधे सूंघना आता है, सॉल्व करोगे तो पीछे होते चले जाओगे, सूंघो आंसर को, सीधे सूंघ लो, आगे बढ़ो, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर दोगे। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है भाई लास्ट क्वेश्चन 45। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A simple pendulum undergoes 20 oscillation in 30 seconds. What is the percentage error in the value of the oscillation due to gravity provided length of the pendulum is 55 centimeter? ये लेंथ दिया है ना, मेजरमेंट ऑफ द टाइम एंड लेंथ। देखो लिस्ट काउंट, टाइम में 1 सेकंड का लिस्ट काउंट है और लेंथ में 1 मिलीमीटर का लिस्ट काउंट है, ठीक बेटा। तो यहाँ पे ये आप देखिए कि जो लेंथ दिए हैं, ये दिए हैं बेटा 55 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है 20 ऑसिलेशन का टाइम गिवन है 30 सेकेंड, है ना, 30 सेकेंड का टाइम है। अब ये क्या है, देखो यहीं पे खास बात है, देखो लिस्ट काउंट, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड लेंथ। लिस्ट काउंट को ही बेटा हिंदी में एरर कहते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का जितना लिस्ट काउंट होगा उतने को वो एरर क्रिएट करेगा। तो ऐसे में टाइम का लिस्ट काउंट यानी डेल्टा टी 1 सेकेंड, लेंथ में डेल्टा एल इज 1 mm। तो ये ग्रेविटी में परसेंटेज एरर डेल्टा जी इंटू 100 पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, पेज पलट दें। इसके लिए टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी अप्लाई कर दें। इसको स्क्वायर से फ्री करने के लिए 2 कर दें, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी इधर लेते हैं हमें, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन ये आ गया कितना, टी स्क्वायर। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए अभी ऐसे ही रहने दें, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी को स्मॉल टी में बदल लो, है ना। एन ऑसिलेशन का टाइम टी लग रहा है, तो एक ऑसिलेशन का टाइम लगेगा बेटा टी अपॉन एन, यही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड को स्मॉल टी में बदल लीजिए, क्योंकि स्मॉल टी में एरर ये डेल्टा टी क्वेश्चन में दिया है, इसलिए इसको स्मॉल टी में बदल लीजिए। तो आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल ये कैपिटल टी को जब टी बाई एन रखेंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट छोड़ दो, एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसको भी छोड़ दो, तो आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। बस वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा एल का वैल्यू बेटा यहाँ देखो 1 mm दिया है, 1 mm रख लो, चलो 1 mm, और लेंथ कितना दिए हैं, लेंथ दिया है 55 सेंटीमीटर, उसको भी mm में बदल लो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 550, ये भी मिलीमीटर आ गया, इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी कितना है बेटा 1 सेकेंड और टी है 30 सेकेंड। इसको रख दो बेटा यहाँ पर 1 सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड,
इंटू 100, ये 0 से 0 कट गया तो ये आ गया बेटा 10/55 प्लस 2, एक 0 से 0 कट गया तो 20 कितना आ गया 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो नियर अबाउट ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा, है ना, 6.8% के आसपास आंसर हम लोग को मिल जाएगा। इसको बेटा आप सॉल्व कर लेना, 6.8%। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन, है ना, असाइनमेंट में हमने ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए जिसमें कि कैपिटल टी को स्मॉल में टी में बदला जाता है, और ये कॉन्सेप्ट है लिस्ट काउंट दिया है लेंथ में और टाइम में, जो लिस्ट काउंट होता है वही होता है बेटा एरर। ओके, तो इस तरह से पूरे मेहनत से हमने पूरे फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आए थे सब सॉल्व करा दिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, वो सॉल्यूशन अब आप देखिए, उसकी एनालिसिस कीजिए, तभी जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। और आगे जो टेस्ट है उसका हमने इंफॉर्मेशन दे दिया है, 18 तारीख को अगला टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट ऑफ गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का। तो उसमें जो भी आपकी कमियां रही हो पहले टेस्ट में उसकी सुधार कीजिए और आगे इसके इम्प्रूवमेंट करते जाइए। आप देखेंगे कि आगे चल करके एकदम अच्छा लगने लगेगा, कभी आप गलत नहीं करेंगे और एग्जाम में बढ़िया करेंगे और आप अपने सफलता को प्राप्त करेंगे, और साथ में आप अपने डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, बेनिफिशियल लग रहा हो, तो थोड़ा इसको शेयर भी किया कीजिए अपने दोस्तों मित्रों में, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली वीडियो अपलोड हो रहा है बेटा डेली, तो तुरंत वो वीडियो उनको मिले, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे कि उसका बेनिफिट को मिले। बाय बच्चों, थैंक यू।